हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 4 ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जिसका नाम है स्ट्रक्चरल बेसिक स्ट्रक्चर एनालिसिस। इसमें हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के फ्रेम ट्रस होता है, जिसमें लोग कितने टाइप के लोडिंग लगते हैं, कितने टाइप के बीम होते हैं, और इन सब की वजह से एक फ्रेम या ट्रस के मेंबर्स में किस किस टाइप की फोर्सेज जनरेट होती हैं। ये हमारे स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए आगे अगर आपको स्ट्रक्चर्स पढ़ना है सपोज, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशन कॉन्सेप्ट्स हैं। आज हम ये सब सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक बार टॉपिक लिस्ट देख लेते हैं। तो इसमें पढ़ेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या हैं। ये हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया है कि सिग्मा फोर्स इज इक्वल टू जीरो एंड सिग्मा मोमेंट इज इक्वल टू जीरो। फिर हम देखेंगे एनालिसिस ऑफ सिंपल ट्रसेस इन टू डायमेंशंस की मेथड। इसके दो तरीके होते हैं, मेथड ऑफ सेक्शंस एंड मेथड ऑफ जॉइंट्स टू कंप्यूट दी फोर्सेज इन मेंबर्स। फिर हम देखेंगे एनालिसिस ऑफ सिंपल बीम। तो कितने टाइप के बीम होते हैं हमारे, ओवरहैंगिंग, फिक्स्ड, कंटीन्यूअस एंड सो ऑन। बहुत सारे टाइप के बीम्स होते हैं, उसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स की लोडिंग लगती हैं, वो हमारे फ्रेम या ट्रस का पार्ट बनते हैं। तो उसमें किस टाइप की शेयर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट जनरेट होते हैं। और लोडिंग भी दो तीन तरह के हो सकते हैं, पॉइंट लोड, यूडीएल मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, एंड ऑल्सो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड भी लग जाता है, और उनके कॉम्बिनेशन भी लग सकते हैं। और फिर इतने टाइप के बीम्स हो गए, तो ऐसे करके ये कई सारे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। ये सारे हम इस चैप्टर में देखेंगे। थोड़ा सा लंबा होने वाला है ये यूनिट, इसलिए हम इसको दो पार्ट में ब्रेक करके ट्राई करेंगे कंप्लीट करने का। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात तो आ जाती है डिफरेंस बिटवीन अ ट्रस एंड फ्रेम। ऑल्दो हम इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज करेंगे, बट थ्योरेटिकली थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ट्रस वो होता है जिसमें सारे जॉइंट्स जो है वो वेल्डेड हो, अच्छे से पूरे हिल नहीं सकते हो किसी भी तरह से। और फ्रेम वो होता है जिसमें वो हिंज्ड या पिन जॉइंट हो, मतलब मूव कर सकता है एटलीस्ट एक डायरेक्शन में। बट हम ऑब्वियसली रियल वर्ल्ड में सब कोई वेल्डेड या रिवेटेड होते हैं जॉइंट्स। बट उन उन रियल वर्ल्ड के फ्रेम्स में भी मेंबर फोर्सेस कंप्यूट करने के लिए हम अज्यूम करते हैं कि वो हिंज्ड या पिन जॉइंट है। बट हमारे डिस्कशन में हम ये दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज करेंगे। फिर बात आती है परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट फ्रेम की। वो क्या होते हैं? तो परफेक्ट फ्रेम वो होता है जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। एन है नंबर ऑफ मेंबर्स, जे है नंबर ऑफ जॉइंट्स। तो एक कोई सपोज एक स्ट्रक्चर है या ट्रस है जिसमें अभी चार जॉइंट हो गए, चार मेंबर हो गए। अब इसमें एन पुट करेंगे, ये सॉरी एन कंप्यूट करेंगे तो कितना आएगा? फोर। जे इज नंबर ऑफ जॉइंट इज इक्वल टू फोर, तो एन की वैल्यू आ गई 5। तो अगर इस ट्रस में पांच मेंबर होते तो हम इसको बोल देते परफेक्ट फ्रेम। अब लेकिन इसमें चार ही हैं, तो इसको बोलेंगे हम इम्परफेक्ट फ्रेम। ठीक है। तो अब इसमें नंबर ऑफ मेंबर जो है पांच से ज्यादा भी हो सकते थे, पांच से कम भी हो सकते थे। अगर पांच से ज्यादा होते तो हम उसको बोलते रिडंडेंट फ्रेम, और पांच से कम है जैसे कि इसमें, तो इसको बोलेंगे डेफिशिएंट फ्रेम। तो सपोज इसमें एक और मेंबर ऐसे होता, तो इसमें जॉइंट कितने हैं? वही सेम चार ही, ये चार जॉइंट है। और नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए? पांच। तो ये बन गया परफेक्ट फ्रेम। वहीं अब इसमें एक और मेंबर हम जोड़ देते सपोज ऐसे, जो यहाँ पे जॉइंट नहीं है, जॉइंट सिर्फ कॉर्नर्स पे ही है। तो इसमें जॉइंट्स कितने हो गए? चार। मेंबर्स कितने हो गए? छह। तो ये बन गया रिडंडेंट फ्रेम, तो ये हो गया इम्परफेक्ट फ्रेम। तो कई बार सिंपली एक डेफिनेशन पूछ लेता है, व्हाट इज अ परफेक्ट फ्रेम, इम्परफेक्ट फ्रेम। तो आप उसको ऐसे ही डिस्क्राइब करेंगे: इफ द फ्रेम इज कंपोज्ड ऑफ सच मेंबर्स which are sufficient to keep the frame in equilibrium when the frame is supporting an external load, then the frame is known as perfect frame। ठीक है। फिर अब जैसे ये ट्रस दिया है, इस पे कुछ लोडिंग लगे हैं, तो इसके इस ये जो मेंबर्स हैं, मेंबर उसके अंदर हमको फोर्सेस कंप्यूट करने होते हैं। तो यही है आज के यूनिट का बेसिक। तो वो कंप्यूट करने के लिए हमको कुछ अजम्पशन मानने पड़ते हैं। क्या? द फ्रेम इज अ परफेक्ट फ्रेम। एक तो फ्रेम परफेक्ट होना चाहिए, मतलब कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, नंबर ऑफ मेंबर्स इज इक्वल टू टू टाइम्स नंबर ऑफ जॉइंट्स माइनस थ्री। द फ्रेम कैरीज लोड्स एट द जॉइंट्स। जो फ्रेम पे लोडिंग है वो मेंबर पे नहीं होनी, मेंबर्स पे कहीं नहीं होनी चाहिए। यहाँ जैसे कि यहाँ वो हमेशा जॉइंट्स पे लोडिंग होगी, चाहे वो ऑब्लिक हो सकती है, परपेंडिकुलर हो सकती है, हॉरिजॉन्टल हो सकती है, किसी भी टाइप की। ठीक। फिर ऑल द मेंबर्स आर पिन जॉइंट। ये हमने अभी बात की थी कि हम एनालिसिस के पर्पस के लिए ये सारे जॉइंट्स को हम पिन जॉइंट मान लेते हैं। ठीक है। अब फिर बात आती है टाइप्स ऑफ सपोर्ट की, कि ये जो फ्रेम है, ये हवा में तो लटकेगा नहीं, इसको एक सपोर्ट देना पड़ेगा। तो कितने टाइप के सपोर्ट होते हैं? फिक्स सपोर्ट, हिंज सपोर्ट एंड रोलर सपोर्ट। तो फिक्स सपोर्ट क्या है? जैसे कैंटिलीवर बीम के केस में होता है, ये हमारा बीम है, ये दीवार है, दीवार के अंदर ये चिनाई कर दी है, फिक्स्ड है। तो जब यहाँ पे कोई भी लोडिंग होगा, इसमें ऐसे है या ऐसे है, तो ये जॉइंट जो है हिलेगा नहीं किसी भी तरह में। ना तो ये लीनियर मूवमेंट होगा इसमें, ना ही रोटेशनल मूवमेंट होगा। तो ये हो गया फिक्स टाइप का जॉइंट सपोर्ट। फिर है हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट किसको बोलते हैं? उसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं डायग्राम में। सपोज एक सिंपली सपोर्टेड बीम है ऐसे, इस टाइप के सपोर्ट, ये है रोलर सपोर्ट, ये नेक्स्ट टाइप का सपोर्ट है। हम एक ही डायग्राम से दोनों चीज डिस्कस कर लेते हैं। तो अब इस बीम पे सपोज यहाँ लोडिंग हुई,
इस बीम पे यहाँ लोडिंग हुई तो यहाँ पे एक मूवमेंट जनरेट होगा, राइट? तो ये जो बीम है वो यहाँ से मूव करने की कोशिश, इसकी टेंडेंसी रहेगी। अगर ये नहीं रहता तो मूव करने की टेंडेंसी होती है। तो ये जो जॉइंट है, ये जो सपोर्ट है, इट अलाउज फॉर अ रोटेशनल मूवमेंट, इसलिए यहाँ पे कोई मूवमेंट जनरेट नहीं होगा। वो हो गया हिंज सपोर्ट। रोलर सपोर्ट है, सपोज तब यहाँ पे इस एंड पे हमने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया, तो ये जो रोलर सपोर्ट है ये इधर आगे चले जाएगा, थोड़ा सा मूव हो जाएगा, तो इस जॉइंट पे या इस सपोर्ट पे कोई भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं प्रोड्यूस होगा। तो वो हो गया हमारे रोलर सपोर्ट। तो कैसे काम आएगा? कोई भी फ्रेम दिया होगा आपको जिसमें हमको मेंबर की लोडिंग निकालनी होगी, तो उसमें हम अज्यूम करेंगे मोस्टली कि एक जो सपोर्ट है, मिनिमम एक सपोर्ट हिंज्ड रहेगा, एक रोलर सपोर्ट रहेगा। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे हम कंप्यूट करेंगे मेंबर फोर्सेस। तो उसके दो मेथड है, हमने बात किया था जब टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, टॉपिक लिस्ट। एक मेथड ऑफ जॉइंट्स, एक मेथड ऑफ सेक्शंस। तो पहले डिस्कस करते हैं मेथड ऑफ जॉइंट्स। इन दिस मेथड, आफ्टर डिटरमिनिंग द रिएक्शंस एट द सपोर्ट्स, द इक्विलिब्रियम ऑफ एवरी जॉइंट इज कंसिडर्ड। ठीक है, तो पहले हम रिएक्शन निकालेंगे दो सपोर्ट के, और फिर हर जॉइंट को इंडिविजुअली एक फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था। उसका फ्री बॉडी, हर जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, उस पे जितने फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे किसी एरोज से, और फिर हम उन फोर्सेज के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे किसी एक एज्यूम्ड रेफरेंस एक्सिस पे, और फिर ये दो कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, कंडीशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, कि सिग्मा एफ इज इक्वल टू जीरो। तो इससे हमारी दो इक्वेशन बनती है, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो एंड सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेज दोनों ही जीरो हैं, एंड सिग्मा मोमेंट इज इक्वल टू जीरो। तो तीन कंडीशन हो गई हमारी। तो कोई भी जॉइंट है जिसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे उस पर ये तीन कंडीशन लगाएंगे। तो अब आपको पता है लीनियर अलजेब्रा से कि अगर हमारे तीन अननोन्स हैं तो वो तीन इक्वेशन से सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन अगर तीन इक्वेशन है और अननोन तीन से ज्यादा है तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम जब भी एक कोई जॉइंट आइसोलेशन में पकड़ेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें तीन से ज्यादा अननोन फोर्सेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास तीन ही इक्वेशन है सॉल्व करने के लिए। तो तीन अननोन ही हम सॉल्व कर सकते हैं तीन इक्वेशन से। तो जब ये हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इसको और अच्छे से एग्जांपल से समझेंगे हम। बट बात का सार यही है कि तीन अननोन से ज्यादा नहीं होने चाहिए हमारे किसी भी जॉइंट पे, तभी हम ये तीन इक्वेशन यूज करके वो तीन फोर्सेज निकाल पाएंगे। अब एक इसमें और बात आती है, जब भी किसी मेंबर में हम फोर्स निकालेंगे हमको उस फोर्स का नेचर भी डिस्क्राइब करना होगा। तो नेचर कैसे होता है? दो टाइप का हो सकता है फोर्स, या तो कंप्रेसिव नेचर का या टेंसाइल नेचर का। तो कंप्रेसिव नेचर की फोर्सेस क्या है? अब हम ये जो माइंड यू जब जो भी हम ये बात कर रहे हैं ये इंटरनल फोर्सेस की बात कर रहे हैं। लोडिंग एक्सटर्नल होगी किसी भी जॉइंट पे, जैसे हमने देखा था ये एक फ्रेम है जिसमें यहाँ पर लोडिंग है, लेकिन इसकी वजह से ये जो मेंबर है इसके अंदर इंटरनल फोर्सेस डेवलप होंगी, इंटरनल स्ट्रेस डेवलप होगा। तो ये जो फोर्सेस, तो ये जो कंप्रेसिव या टेंसाइल है, ये हम डिस्क्राइब करेंगे इनकी इंटरनल फोर्सेस के नेचर का। तो कंप्रेसिव नेचर की फोर्सेस कौन सी होती हैं? जो इस जॉइंट को पुश करें। तो इस मेंबर में अगर ऐसे इस जॉइंट की तरफ ये पुश कर रही है फोर्स, तो ये इस मेंबर में हम बोलेंगे कंप्रेसिव नेचर की फोर्स जनरेट हुई है। और इस मेंबर में सपोज इस नेचर की फोर्सेज आई हैं, तो हम बोलेंगे इस मेंबर में टेंसाइल नेचर की फोर्सेज हैं। ठीक है, चलिए और एग्जांपल सॉल्व न्यूमेरिकल से जब हम डिस्कस करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। बट ध्यान रखने वाली बात यह है, जब भी हम किसी भी मेंबर में फोर्स सॉल्व करेंगे तो उसमें उसका नेचर बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंप्रेसिव नेचर की फोर्स है या टेंसाइल नेचर की है। इसके बिना आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट, एक सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं मेथड ऑफ जॉइंट से हम कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज हमको ये एक ट्रस दिया है, इसमें यहाँ 20 किलो न्यूटन की लोडिंग लग रही है इस जॉइंट पे। तो हमारे वो तीनों कंडीशन अजम्पशन सेटिस्फाई हो रहे हैं कि लोडिंग जो है जॉइंट्स पे होगी, हम इनको पिन जॉइंट्स मानेंगे, और ये परफेक्ट फ्रेम होना चाहिए। तो परफेक्ट फ्रेम होने के लिए यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं? तीन। तो एन कितना आएगा? 2j-3, तो 3 2 6 -3 इज इक्वल टू 3। तो तीन मेंबर हैं हमारे, बिल्कुल तीन मेंबर हैं, ए बी ए सी एंड बी सी। तीन मेंबर है, तीन जॉइंट्स है, तो ये परफेक्ट फ्रेम है, जॉइंट्स पे लोडिंग हो रही है और पिन जॉइंट्स है, ये हम अज्यूम कर लेंगे। तो पूछा क्या है? फाइंड द फोर्सेज इन द मेंबर्स, तीनों मेंबर में इंटरनल कौन सी फोर्सेज या कितनी फोर्सेज जनरेट होंगी, ये हमको कंप्यूट करना है। तो हम ये जब भी एनालिसिस ऑफ प्रोसेस कोई भी इस टाइप का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कि मेंबर फोर्सेस हमको कंप्यूट करने हैं, रिएक्शन कंप्यूट करने हैं, तो इसके लिए ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री। तो एक की ये ट्राइंगल थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री एक। फिर एक ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये हाइपोटेन्यूज है, ये थीटा है। तो थीटा के ऑपोजिट वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, उसके एडजेसेंट वाली साइड हो गई बेस।
तो जो बेस है वो हो गया हमारा h cos थीटा एंड परपेंडिकुलर जो है हो गया h sin थीटा, और इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो वो हो गया tan थीटा, राइट। तो ये एक बेसिक, ये वाला जो चीज है, ये प्रिंसिपल की प्रोजेक्शन ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑन बेस इज इक्वल टू h cos थीटा, ये बार बार बहुत बार यूज होगा हमारे इस, जब हम सॉल्व करेंगे इसको। चलिए फिर, तो ये 60 एंगल है, ये 30 एंगल है, टोटल सम ऑफ एंगल्स 180 है, तो ये 90 बचा यहाँ पर। अब इस लोडिंग, ये जो लोडिंग है इसको हम मोमेंट निकालने होंगे, तो उसके लिए हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होगा। तो ये बी पॉइंट है, तो यहाँ हम एक रिएक्शन फोर्स होगा आर बी, ये रिएक्शन फोर्स होगा आर सी, ये अज्यूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको रिएक्शन सॉल्व करने होंगे, ठीक है। तो रिएक्शन सॉल्व करने के लिए हमको लोड्स के परपेंडिकुलर, जो लोडिंग है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिएगा। सपोज हम निकाल रहे हैं और अब एक और assumption है कि ये स्टैटिक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है ये ट्रस, मतलब ऐसा नहीं कि लोड यहाँ लगाया तो ये क्रम्बल हो गया या डीफॉर्म हो गया, ऐसा नहीं है। तो इसलिए सिग्मा एफ इक्वल टू जीरो एंड सिग्मा एम इज इक्वल टू जीरो, ये दोनों कंडीशन हमेशा सेटिस्फाइड होंगी। अब हम मोमेंट जो है वो किसी एक रेफरेंस पॉइंट के अबाउट लेते हैं। अब वो पॉइंट कोई जॉइंट हो सकता है या फिर कहीं इस मेंबर के बाहर भी हो सकता है। हम मोमेंट जो है इस पॉइंट के अबाउट भी ले सकते हैं या कोई एक इमेजिनरी यहाँ इस पॉइंट के अबाउट भी ले सकते हैं। तो ये कैसे काम आएगा, बस आप ये ध्यान रखना कि जो मूवमेंट है जरूरी नहीं है कि इस ट्रस के ऊपर जो पॉइंट्स हैं हमेशा उन्हीं पे कंप्यूट किया जाए। हम इस ट्रस के बाहर भी कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लेके वहां पे भी मूवमेंट कंप्यूट कर सकते हैं। कोई कोई कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल होंगे उसमें, जब अगर आपको ये याद रहेगा तो आपको चमकेगा तुरंत से कि हाँ, अगर मैं इस मेंबर, इस फ्रेम के बाहर कहीं दूर पॉइंट पे के अबाउट मूवमेंट्स कंप्यूट करूं तो मेरा इजी हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो ये 5 मीटर है, तो ये जो चीज है, ये लाइन, ये हाइपोटेन्यूज है, तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ कितना हो गया 5 cos 30, यहाँ पे कितना हो गया 5 sin 30, या फिर ऑल्सो 5 cos 60, यही हो जाएगा। तो sin 30 इज इक्वल टू cos 60 होता है, ये भी हमको ट्रिग्नोमेट्री से पता है, तो इसमें हाँ थोड़ा सा ये भी लगेगा कि sin थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 90 माइनस थीटा, sin माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ sin थीटा एंड सो ऑन। और फिर एक इसमें टेबल होती है sin 0 इज इक्वल टू 0, ऑल्दो साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड होगा तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट याद रहेगा तो आप कुछ कुछ कैलकुलेशन जो है ओरली फट से कर सकते हैं। जैसे अगर cos 60 आपको पता है कि हाफ होता है, तो ये आपको फटाफट पता चल गया कि ये 2.5 हो गया इसका लेंथ, बट आप चाहें तो कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। हाँ, और आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको कैलकुलेटर के टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर के, हाउ टू यूज मेमोरी फंक्शन, हाउ टू डू फास्ट कैलकुलेशंस यूजिंग अ साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो मैं उसके ऊपर भी एक छोटा सा वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा। चलिए फिर, तो ये हमने कंप्यूट कर लिया, इसका लेंथ 2.5 हो गया। अब ये इस राइट एंगल ट्राइंगल में इस पॉइंट को सपोज हम एम मान लें, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ए बी एम। तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो बी एम कितना हो गया यहाँ से, बी एम हो गया, तो मैं इसको ओरिजिनल जो लेंथ है उसी के टर्म्स में लिखूंगा। तो बी एम इज इक्वल टू बी ए कॉस 60, और बी ए जो था वो था बी सी कॉस 60, तो कॉस एंड कॉस 60। तो कॉस 60 अगर आपको याद है हाफ हाफ है, तो ये 0.25 हो गया, तो बीसी का 0.25 टाइम हो गया, तो 5/4 हो गया ये लेंथ। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस फोर्स फ्रॉम दिस पॉइंट बी कितना हो गया bm, राइट। तो अब हम सब मोमेंट्स कंप्यूट करें तो हम इस बात को ऐसे लिखेंगे, सिग्मा मोमेंट्स अबाउट बी इज इक्वल टू जीरो। तो क्योंकि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हमारा फ्रेम, तो हम किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट्स निकालेंगे वो हमेशा जीरो आएगा। तो अगर हमको बी पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालने हैं तो हम इस बात को इस ढंग से लिखेंगे, सिग्मा मोमेंट सम ऑफ मोमेंट्स अबाउट पॉइंट बी इज इक्वल टू जीरो। तो वो कैसे, कौन कौन से मोमेंट्स होंगे पॉइंट बी के अबाउट, तो एक जो आर बी फोर्स है वो तो बी से ही जा रही है, तो उसका डिस्टेंस हो गया जीरो, तो आर बी की वजह से मोमेंट हो गया जीरो, तो वो हम नहीं लिखेंगे। तो एक मोमेंट जनरेट होगा आर सी की वजह से। अब ये किस डायरेक्शन में होगा, तो मोमेंट्स के डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट, हमने बात किया है कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अब इसमें हम किसी एक को पॉजिटिव मान लेंगे, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि सम ऑफ एंटी सॉरी सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स, या फिर एक को प्लस एक को माइनस मान के दोनों को जीरो के इक्वेट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप चाहे जैसा करें। तो आर सी की वजह से जो मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में जनरेट होगा, ये पॉइंट बी को ये फोर्स ऐसे घुमाने का कोशिश करेगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो इसको लिखेंगे आर सी इंटू डिस्टेंस ऑफ आर सी फ्रॉम पॉइंट बी कितना है, ये तो गिवन ही है 5 मीटर, इज इक्वल टू एक इस फोर्स की वजह से मूवमेंट जनरेट होगा, वो किधर जनरेट होगा, इस डायरेक्शन में। तो देखिए एक एंटी क्लॉकवाइज है एक क्लॉकवाइज है, तो दोनों मूवमेंट इक्वल होने पड़ेंगे, तभी ये फ्रेम जो है इक्विलिब्रियम में रहेगा। नहीं होंगे इक्वल, सपोज
मतलब मान लेते हैं कि ये इंडिटरमिनेट नहीं होता, तो क्या होता है, मान लो आरसी ज्यादा है तो ये मेरा फ्रेम घूमने लग जाता इस पॉइंट के अबाउट यहाँ, राइट। इसीलिए हम अज्यूम करते हैं कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, तो ये हमारा वन ऑफ द अजम्पशंस है। चलिए, तो इस 20 किलो न्यूटन फोर्स की वजह से कितना मोमेंट जनरेट होगा। एक तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू है ये, इसको यहाँ रख देंगे इंटू बीसी इंटू 1/4 लिख दे रहा हूँ मैं, cos 60 को डायरेक्ट 1/4 लिख दिया, तो ये हो गया 5 टाइम्स बीसी, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू आ गई बीसी के इक्वल। तो यहाँ से, ठीक है, ये अगर आपको ये कैलकुलेशन स्टेप समझ में नहीं आया तो आप मेरे को बताइएगा कमेंट करके। तो यहाँ से आर सी जो है कितना निकल के आया, 5 किलो न्यूटन। तो इसका और इसका डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड्स। तो जितने भी मेरे फोर्सेज हैं उसमें हम डायरेक्शन स्पेसिफाई करेंगे, अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड। अब इसमें भी हम फिर पॉजिटिव फोर्सेज मान लेते हैं कि राइटवर्ड है एंड अपवर्ड है, अब कुछ भी मान सकते हैं। एक कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी हैं जिसमें मोस्टली बुक्स अज्यूम करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। बट अभी के लिए आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप कुछ भी डायरेक्शन को पॉजिटिव या नेगेटिव मान सकते हैं, या फिर इससे अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई लेफ्ट फोर्सेज इक्वल टू राइट फोर्सेज, अप फोर्सेज इक्वल टू डाउन फोर्सेज, तो इसमें साइन का चक्कर ही नहीं पड़ेगा आपको। चलिए, अब अब हमारी ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, सिग्मा फोर्सेज इज इक्वल टू 0। तो अगर आर सी 5 किलो न्यूटन है, ऊपर से 20 लग रहा है और नीचे से इधर 5 लग रहा है, तो 15 किलो न्यूटन बचा हुआ है, तो वो आर बी पे लगेगा, इसके अलावा तो और कोई हमारा रिएक्शन है नहीं। तो इससे हम निकाल सकते हैं आर बी बराबर है, सॉरी 12 नहीं, 20 - 5 बराबर है 15 किलो न्यूटन के। ठीक है, अब हम लेंगे ये मेथड ऑफ जॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो ऐसा लिखेंगे, जॉइंट कंसीडरिंग जॉइंट बी। तो जॉइंट बी का हम एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। तो 2 मिनट दीजिए, मैं थोड़ा सा क्लीन अप कर लेता हूँ ताकि जब नया चीज डिस्कस करेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। सपोज ये जॉइंट भी है, तो इसमें एक मेंबर इधर है, एक मेंबर इधर है, एक रिएक्शन फोर्स इधर लग रही है। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, तो हम पॉइंट बी या जॉइंट बी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। तो मान लेते हैं कि ऊपर से फोर्स ऐसे लग रही है, उसकी वजह से वो फोर्स ऐसे ट्रैवल करके इधर इसकी तरफ ऐसे आएगी, और यहाँ पे एक फोर्स लग रही है, और मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो फोर्स है इसका नाम हम दे देंगे फोर्स 1, इसका नाम दे देंगे फोर्स 2। तो हमको यही निकालना है, फोर्स इन मेंबर दिस एंड दिस। तो इसमें जो फोर्सेज हैं उसके नाम हम दे देते हैं F1, F2 एंड F3। इनकी डायरेक्शन हम आर्बिट्रेरी एक बार एज्यूम कर लेंगे, और फिर एल्जेब्रिक सम और एल्जेब्रिक कंप्यूटेशन करेंगे, मतलब साइन लेके हम कंप्यूटेशन करेंगे। तो F1 अगर पॉजिटिव आ गया वैल्यू, इसका मतलब हमारा अजम्पशन था वो सही था, वो इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। लेकिन अगर वैल्यू नेगेटिव आ गई तो हम बोल देंगे कि मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे जो जो चीजें हमको पता है वो यहाँ लिख लेंगे। आर बी जो है वो 15 के बराबर है, ये एंगल जो है हमारा गिवन है 60 डिग्री के बराबर, यहाँ F1 है, ये F2 है से। ठीक है, तो अब हम इसमें भी सेम यही इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाएंगे, सिग्मा एफ इक्वल टू, बार बार नहीं लिखता हूँ, सिग्मा एफ इक्वल टू 0 एंड सिग्मा मोमेंट इक्वल टू 0। तो सिग्मा एफ जो है हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के लिए भी कर सकते हैं, वर्टिकल के लिए भी करेंगे, दोनों के लिए अलग अलग लिखेंगे। तो वर्टिकल फोर्सेस की पहले बात कर लेते हैं, इस जॉइंट पे कौन सी वर्टिकल फोर्सेस लग रही हैं। एक तो ये आर बी है अपवर्ड्स, तो आर बी अपवर्ड्स जो कि बराबर होगी एक डाउनवर्ड फोर्स के। डाउनवर्ड फोर्स कितनी है इसमें, F1 का, ये हॉरिजॉन्टल लग रही है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा एक, एक फोर्स ऐसे लग रही है तो उसका, सॉरी, एक वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे होगा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, F1 साइन ऑफ दिस एंगल, इस और ये हॉरिजॉन्टल की वैल्यू कितनी होगी, F1 कॉस ऑफ दिस एंगल। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, F1 साइन 60 के। आप इसको कैलकुलेटर में डालिए, चाहे ओरली कर लीजिए अगर आपको ये टेबल नंबर याद है तो। तो यहाँ से F1 की वैल्यू आ जाएगी 17.32 किलो न्यूटन। अब वैल्यू क्या आया है, पॉजिटिव, इसका मतलब हमने जो अज्यूम किया है साइन वो सही है। तो अब हमने बात किया था नेचर ऑफ फोर्स क्या है, अगर तो ये पुश कर रहा है जॉइंट को तो इसलिए हो जाएगा ये कंप्रेसिव। तो ये आपका सही आंसर है कि F1 जो है, या फोर्स इन मेंबर ए बी इज इक्वल टू 17.32 किलो न्यूटन, यूनिट भी दिया है हमने और नेचर भी दिया है फोर्स का। ये आपको पूरा बात लिखना जरूरी होगा। अब इसी जॉइंट पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बात कर लेते हैं। तो आर बी की वजह से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कोई नहीं आएगा। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या लग रहा है, एक F2 लग रहा है राइट वर्ड, जो कि बराबर होगा लेफ्ट वर्ड। लेफ्ट वर्ड कितना है, F1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, cos 60। तो F1 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, इसमें cos 60 करेंगे तो इसका हाफ हो गया। तो यहाँ से हम निकालेंगे F2 इज इक्वल टू 8.66 किलो न्यूटन।
तो अब ये भी पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब ये जो साइन दिया है हमने अज्यूम किया है ये सही है तो ये हो गया टेंसाइल नेचर इसका। ठीक है, तो ऐसे आप सॉल्व करेंगे। फिर हम बात करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि नाउ कंसिडरिंग जॉइंट सी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो उसमें एक फोर्स यहाँ से ऐसे आ रही है, एक यहाँ से ऐसे आ रही है, एक रिएक्शन यहाँ आर सी ऐसे है। आर सी की वैल्यू पता है, ये एंगल हमको पता है 30 डिग्री। अब देखिए, तो टेंसाइल नेचर का फोर्स है, ये मेंबर तो सेम ही है ना। यहाँ F2 जो फोर्स लग रही है इसमें भी F2 ही लगेगी क्योंकि सेम मेंबर है। और ये टेंसाइल नेचर है, टेंसाइल नेचर का फोर्स क्या होता है, जो जॉइंट से अवे पुल करे, उसको जॉइंट को पुल करे, पुश पुश करे तो वो कंप्रेसिव होता है। अब F3 जो इसमें लग रही है यहाँ, इसका नेचर हमको नहीं पता है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो कंप्रेसिव है। अब इसका एक इंट्यूशन भी है, आप देखिए इस जॉइंट पे जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेज हैं, आरसी का तो कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है, तो F3 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये इधर है और F2 का इधर है, तो ही तभी ये बैलेंस होगा। तो ये इंट्यूशन से भी आप थोड़ा सा निकाल सकते हैं। अब क्योंकि हमको ये इस फोर्स का नेचर ऑलरेडी डिटरमिन्ड है, तो ये वाला हमको श्योर है कि ऐसे ही रहेगा, टेंसाइल ही रहेगा। तो अब इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक राइटवर्ड फोर्स लगनी जरूरी है। अगर ये F3 ऊपर की तरफ जाती, F3 अगर ऊपर की तरफ जाती तो उसके दो कंपोनेंट कैसे बनते, एक ऊपर ऐसे जनता और एक लेफ्टवर्ड ही बनता। तो ये लेफ्टवर्ड दोनों फोर्स पॉजिटिव हो जाती तो ये इसमें इक्विलिब्रियम में नहीं रहता। तो यहाँ से भी आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके या इंट्यूशन से आप ये डायरेक्शन पता कर सकते हैं फोर्स के। ऑब्वियसली थोड़ा सा सिंपल एग्जांपल है जिसमें दो ही फोर्स थे तो आप इजी था, तीन चार पांच फोर्सेस हो जाती हैं तो कभी कभी मुश्किल हो जाती है इंट्यूशन से पता करना। तो लेकिन उस केस में भी घबराने की बात है नहीं, आप कुछ भी अज्यूम कर लीजिए, उसके बाद आप सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद आंसर आएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा तो हम लिख देंगे बिकॉज आंसर इज नेगेटिव देयरफॉर आर अज्यूम्ड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज हैज टू बी रिवर्स्ड। और फिर आप एक और नया छोटा सा प्यारा सा डायग्राम बनाएंगे और उसमें आप फोर्स का इनवर्स डायरेक्शन भी लिख देंगे एंड नेचर ऑफ फोर्स तो फिर आप लिखेंगे ही। आप इसके साथ कभी भी नेगेटिव साइन के साथ ऐसे नेचर नहीं लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव और टेंसाइल है तो ये बहुत कंफ्यूजिंग है। तो नेगेटिव टेंसाइल है तो इसका मतलब वो एक्चुअली कंप्रेसिव है, तो इसलिए उसको लिखने के लिए आप हमेशा कभी भी ऐसे नेगेटिव या एंड टेंसाइल ऐसे नहीं लिखेंगे, हमेशा पॉजिटिव एंड टेंसाइल फिर लिखेंगे। चलिए, तो जॉइंट सी पे वर्टिकल फोर्सेस कौन सी लग रही हैं, बहुत सिंपल, एक आरसी ऊपर की तरफ लग रही है, आरसी की वैल्यू हमको पता है कितनी, 5। तो अपवर्ड 5 फोर्स बराबर होगी डाउनवर्ड फोर्स के, डाउनवर्ड इसमें कितनी लग रही है, F3 का एक कंपोनेंट नीचे की तरफ कितना होगा, साइन ऑफ दिस एंगल, तो बराबर है F3 साइन ऑफ 30। तो बस यहाँ से F3 माना निकल जाएगा, F3 बराबर होगा 5/sin30, तो जिसकी वैल्यू आ जाएगी 10 किलो न्यूटन। तो अब हमारा पॉजिटिव आया है तो इसका डायरेक्शन क्या है, ये सही है और वो किधर जा रहा है, वो पुश कर रहा है जॉइंट को, पुश कर रहा है तो ये कंप्रेसिव नेचर का फोर्स, पुश कर रहा है तो ये कंप्रेसिव नेचर का फोर्स होगा। ऐसे आप सॉल्व करेंगे। ये एग्जांपल ऑब्वियसली बहुत सिंपल एग्जांपल था, बट मैंने इसको धीरे धीरे समझाया है ताकि हमारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो कि हमको क्या क्या प्रिंसिपल्स लगाने हैं, ये प्रोजेक्शन वाला, ट्रिग्नोमेट्री वाला, फ्री बॉडी डायग्राम का एंड इक्विलिब्रियम कंडीशंस कैसे लगाने हैं। तो मोमेंट्स वाला कंडीशन हमको लगाना होता है मोस्टली सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए, और फिर हमारे मेंबर फोर्सेज जो है मोस्टली इस इक्वेशन से आ जाते हैं। इसके दो पार्ट्स होते हैं, हम इसको लिख देते हैं ऐसे सिंपल, बट इसके दो पार्ट होते हैं मोस्टली, एक Fx और एक Fy। ठीक है, थोड़ा सा हैंडराइटिंग मेरा खराब है, बट बिलीव मी एक्चुअल में इतना खराब नहीं है, ये मैं पेन टैबलेट यूज करता हूँ उसकी वजह से ही खराब आता है मेरा। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखेंगे, अब थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी हम बढ़ाएंगे और इसको थोड़ा सा स्पीड से भी करेंगे क्योंकि अब हमारे बेसिक्स क्लियर हो गए हैं। तो क्या बोल रहा है, एक ट्रस ऑफ स्पैन 7.5 मीटर कैरीज अ लोड पॉइंट लोड ऑफ 1 किलो न्यूटन, यहाँ पे 1 किलो न्यूटन का लोड ऐसे लग रहा है, फाइंड द रिएक्शंस एंड फोर्सेस। तो इसमें भी सेम काम करना है, तो इसमें हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये फोर्सेस को आप नंबर भी दे सकते हैं तो थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। तो इसमें जो फोर्स है वो आप F1 F2 F3 F4 से डिनोट कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो आप फिर F1 को जो है वो ऐसे बोलना पड़ेगा, सॉरी FAC बोलना पड़ेगा। तो इसमें आपको 1 लेटर लिखना पड़ता है, इसमें 2 लिखने पड़ेंगे, तो ये आप इससे आप थोड़ा सा स्लो चलेगा, बस इतना ही है। आप इसको ऐसे 1 2 3 4 से भी डिनोट कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, हमको इक्विलिब्रियम कंडीशन लिख ले रहे हैं, वो क्या होती है, सिग्मा F इक्वल टू 0 एंड सिग्मा M इज इक्वल टू 0। आप प्रिंसिपल्स को लेके हमेशा ये ऐसे लिख के चलेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। तो फिर इसमें सबसे पहला काम है हमको सपोर्ट रिएक्शन निकालने हैं, सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए हम सिग्मा M इक्वल टू 0 इस इक्वेशन का यूज करेंगे। उसके लिए पहले हमको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज ऑफ दी फोर्सेस पता होने चाहिए। इसमें थोड़ा सा सिंपल है, मतलब हमको जब भी सपोर्ट रिएक्शन निकालने हैं तो हमेशा पहले वो वाला जॉइंट पकड़ लेंगे। तो ये वाला जॉइंट क्यों लेंगे, तो इसमें आर ए की वजह से जो मूवमेंट है वो जीरो होगा, तो इसमें जो इक्वेशन बनेगी उसमें आर ए का टर्म आएगा नहीं, खाली आर बी का आएगा और एक इक्वेशन एक अननोन, तो हमारा सॉल्व करना इजी है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है आर बी से ए का वो भी पता है हमको 7.5, 1 किलो न्यूटन का वो भी पता है हमको 5 मीटर, तो इसमें हमको कुछ रिजॉल्व करने की जरूरत है नहीं अभी। तो
अब हम क्या बोलेंगे, सम ऑफ मोमेंट्स अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0। तो क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, एक तरीका ये है, एक तरीका हमने साइन के साथ डिस्कस किया है। तो इक्वल टू वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 1 किलो न्यूटन है जो है वो इस पॉइंट को पे जो मोमेंट जनरेट करेगा वो इस डायरेक्शन में होगा। आर बी जो है इसको ऊपर पुश करेगा तो वो इस डायरेक्शन में मोमेंट जनरेट होगा। इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। तो 1 किलो न्यूटन इंटू डिस्टेंस 5 मीटर बराबर है आर बी फोर्स इंटू डिस्टेंस 7.5 मीटर। यहाँ से हमारा आर बी निकल के आया 0.667 अपवर्ड्स। हम फोर्स में भी ऐसे दिखा सकते हैं, दिखा देना अच्छी बात है, नहीं भी दिखाएंगे तो भी गलत नहीं है। तो आर बी आ गया, तो हमारे अपवर्ड्स, अब हम सिग्मा एफ इक्वल टू 0 लगाएंगे। तो डाउनवर्ड फोर्स हमारी 1 किलो न्यूटन है, तो वो जो बराबर होगी अपवर्ड फोर्स के। अपवर्ड फोर्सेस क्या है, आर बी प्लस आर ए। तो यहाँ से हमारी आर ए निकल के आ जाएगी, जिसकी वैल्यू कितनी हो गई 0.333 किलो न्यूटन अपवर्ड्स। हमारे सपोर्ट रिएक्शन निकल गए। अब हम मेथड ऑफ जॉइंट पकड़ेंगे, एक एक जॉइंट एक बार में लेते जाएंगे। हम यहाँ लिखेंगे जॉइंट ए। जॉइंट ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। तो मान लेते हैं कि एक फोर्स इधर इसमें ऐसे लग रही है और एक फोर्स इसमें ऐसे इधर लग रही है। आप कुछ भी एज्यूम कर लीजिए, घबराने की बात है नहीं। ये एंगल हमको गिवन है 30 डिग्री। ये F1 है, ये F2 है, ये RA है, इसकी वैल्यू हमको पता है। तो हम वर्टिकल फोर्सेस को पहले इक्वेट कर लेंगे, क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टल को इक्वेट करेंगे तो वो F2 और F1 की टर्म्स में बनेंगी, और हमारे पास दोनों ही अननोन है तो हम सॉल्व कर नहीं पाएंगे। वर्टिकल के टर्म्स में रिजॉल्व करेंगे तो हमारा RA जो है नोन है और F2 उसमें आएगा नहीं, F1 अननोन रहेगा, तो हम सॉल्व कर लेंगे। तो अपवर्ड फोर्स RA 0.33 इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स कितना है F1 sin 30। तो यहाँ से हमारा F1 आ गया कितना आया 0.666 किलो न्यूटन। साइन कौन सा आया पॉजिटिव, इसका मतलब हमारा एरो जो बना है डायरेक्शन वो सही है। सही है तो वो क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, इस जॉइंट को पुश कर रहा है। अब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, राइटवर्ड फोर्स F2 इज इक्वल टू लेफ्टवर्ड फोर्स कितनी है F1 cos 30। F1 की वैल्यू पता है, cos 30 की वैल्यू पता है, तो F2 की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 0.576 किलो न्यूटन। और पॉजिटिव आया आंसर, इसका मतलब ये एरो सही है, डायरेक्शन सही है, वो क्या कर रहा है, पुल कर रहा है जॉइंट को, तो वो हो गया टेंसाइल नेचर का फोर्स। अब हमको 1 और 2 निकल गया, अब 3 4 5 निकलना है। तो हमको एक बार ये जॉइंट लेना पड़ेगा, एक ये जॉइंट लेना पड़ेगा। तो ये जॉइंट लेना, ये वाला, अब देखिए हमने अजम्पशन क्या लिखा, अब ये वाला जॉइंट लेंगे तो हमारे इसमें ये दो अननोन है। इस यहाँ वाला लेंगे तो भी दो ही अननोन है, बट ठीक है माय बैड। लिख लेते हैं जॉइंट बी। तो जॉइंट बी का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, एक फोर्स यहाँ से आ रही है, एक इधर आ रही है, एक आर बी इधर है, एकदम इसका मिरर इमेज है। तो इसको इधर मान लेंगे, इसको इधर मान लेंगे। इंट्यूशन से हमको पता है क्योंकि ये इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और है नहीं ज्यादा, तो यही दोनों फोर्सेज हैं जो आपस में बैलेंस करेंगी। ये एंगल हमको दिया हुआ है 30 डिग्री, तो एकदम सेम इक्वेशन बनेगी। ऊपर ये जो फोर्स है ऊपर में, इसका नाम है F4, ये नीचे की फोर्स है, इसका नाम है F5। तो हम यहाँ लिखेंगे सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0 कॉलन, इसका मतलब अपवर्ड फोर्स आर बी की वैल्यू कितनी है 0.667। अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स इज F4 साइन ऑफ एंगल दिस 30 डिग्री। तो हमको साइन 30 पता है, ये कांस्टेंट है, तो यहाँ से F4 निकल आएगा। F4 की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 1.334 किलो न्यूटन। आंसर आया पॉजिटिव, इसका मतलब साइन हमारा जो अज्यूम्ड डायरेक्शन है वो है सही, वो क्या कर रही है, पुश कर रही है जॉइंट को, तो हो गया कंप्रेसिव फोर्स, हमारा निकल गया F4। अब सिग्मा F, एक और हम लिखेंगे सिग्मा F x इक्वल टू 0 कॉलन। तो हमारे F x क्या है, लेफ्टवर्ड फोर्स F5 इज इक्वल टू राइटवर्ड फोर्स कितनी F4 cos 30। F4 की वैल्यू पता है, cos 30 की वैल्यू पता है, तो यहाँ से हमारा F5 निकल आएगा जो कि आ गया 1.155 किलो न्यूटन। आंसर क्या आया पॉजिटिव, इसका मतलब ये एरो का डायरेक्शन है सही। तो ये कौन सा नेचर हो गया फोर्स का, टेंसाइल। चलिए फिर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जॉइंट डी की। जॉइंट डी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। तो वहां पे क्या हो रहा है, एक 1 किलो न्यूटन की फोर्स इधर लग रही है। अब हमारा देखिए ये जो इस मेंबर में F5 जो है उसका डायरेक्शन हमको सही पता है, टेंसाइल। टेंसाइल क्या होता है, जॉइंट को पुल करता है, तो इसका मतलब वो इधर जा रही है।
यहाँ नीचे 1 है। F2 उसका भी हमको पता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो वो है टेंसाइल नेचर। टेंसाइल नेचर क्या करता है, जॉइंट को पुल करता है, तो ये भी हमको वैल्यू पता है F 2। एक हमारी यहाँ से ऑब्लिक फोर्स आ रही है जो हमको कंप्यूट ही करनी है। तो देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेज हैं वो आपस में बैलेंस कर लेंगी, एंड ऑल्सो एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा। अब देखिए अब इसका वर्टिक इस जॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट एक डाउनवर्ड है, तो बैलेंस करने के लिए एक अपवर्ड फोर्स होना पड़ेगा। अपवर्ड होने के लिए अब हमको कॉमन सेंस से तो ये फोर्स का डायरेक्शन आ गया ऊपर की तरफ होगा, तभी इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ऊपर जाएगा और वो इसको काउंटर करेगा। अगर ये नीचे की तरफ होता तो फिर इसके वर्टिक सिग्मा एफ वाई जो है वो जीरो नहीं होते फिर इस पॉइंट पे। मतलब करके भी देख सकते हैं, फिर उसके इसमें ये जो इस ये है जो नेगेटिव आता फिर नेगेटिव आता, फिर हम बोलते हैं कि ये जूम डायरेक्शन इज रिवर्स्ड। तो ठीक है, तो जॉइंट डी पे हमारे ये फोर्स का नाम क्या है, F3। तो F2 F5 और F3 पता है हमको, तो वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, उससे हमारा फटाफट सॉल्व हो जाएगा। तो डाउनवर्ड फोर्स 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स कितना है F3। ये एंगल हमारा दिया हुआ है कितना है, 60 डिग्री। तो इसका अपवर्ड सॉरी वाई कंपोनेंट कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 60। ये वन कांस्टेंट है, साइन 60 की वैल्यू हमको पता है, तो यहाँ से F3 निकल जाएगा। कितना आया, 1.154 किलो न्यूटन। आंसर आया पॉजिटिव, इसका मतलब एरो का डायरेक्शन है सही। वो क्या कर रहा है, जॉइंट को पुल कर रहा है, पुल कर रहा है, तो नेचर हो गया टेंसाइल। ठीक है, अब आप इसको वेरीफाई करने के लिए एक दो काम और कर सकते हैं छोटे छोटे, मतलब कमेंट में करके बताइएगा किसने किया। तो F3 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो F2 में ऐड होगा, और उस F3 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लस F2 वो F5 के इक्वल होने चाहिए। अब F5 जो है हमारा ऑलरेडी हमने कंप्यूट किया हुआ है कहीं, तो ये F5 की वैल्यू है इतनी, तो F2 की वैल्यू इससे छोटी होनी चाहिए जो कि है 0.576। इन दोनों का जो डिफरेंस है वही वैल्यू आना चाहिए F3 cos 60। चलिए फिर एक और न्यूमेरिकल देखेंगे हम। A truss of span 5 meter is loaded as shown. Find the reactions and forces in the members of the truss. बहुत ही सिंपल डायग्राम है पहले के जैसा। इसको भी हम मेथड ऑफ जॉइंट से सॉल्व करने बोला है। सारे फोर्सेस में मेंबर सॉरी सारे मेंबर्स में फोर्सेस निकालने हैं। थोड़ा सा लेंदी न्यूमेरिकल है, 5 नंबर हो सकता है आपको आए। तो क्योंकि देखिए यहाँ पे जॉइंट्स में लोडिंग है वर्टिकल, तो हमको जब भी मोमेंट निकालने होंगे तो इन फोर्सेस का वर्टिकल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ये हमारे सपोर्ट वाले कॉर्नर से। तो वर्टिकल डिस्टेंस निकालने के लिए हम इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर लेंगे, तो हमको ये वैल्यू पता करनी पड़ेगी, ये वैल्यू पता करनी पड़ेगी, ताकि हम इन दो फोर्सेस के मोमेंट्स निकाल सकें यहाँ पे। तो सबसे पहला काम तो होगा वही। तो अब देखिए यहाँ पे ये ट्राइंगल जो है ए डी सी, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, क्योंकि ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री बना है, तीनों 60 डिग्री है, तो साइन लॉ भी लगा सकते हैं। नहीं तो आपको पता भी होना चाहिए कि अगर तीनों एंगल 60 डिग्री है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि तीनों साइड जो है वो बराबर है। इसका मतलब जो ए सी की वैल्यू है वही ए डी की वैल्यू है। अब एक और बात है, ये एंगल 60 है, ये एंगल 30 है, तो ये टोटल ऊपर वाला 90 हो गया। ये 60 रोन है तो ये 30 हो गया। तो यहाँ पे ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे प्रिंसिपल लगे कि हमारे ज्योमेट्री के, ये आपको ओरली कर पाने चाहिए। तो ये 90 हो गया, 90 हो गया, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो इस हाइपोटेन्यूज का प्रोजेक्शन यहाँ पे कितना हो गया, ए डी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, ए बी कॉस 60। कॉस 60 हमको पता है हाफ है, ए बी की वैल्यू 5 है, तो ये वैल्यू पता चल गई हमको 2.5 है, तो ये 2.5 मीटर है। अब ये 2.5 मीटर है तो ए सी भी 2.5 मीटर हो गया। ए सी 2.5 मीटर है तो हमको पता चल गया बी सी भी 2.5 मीटर हो गया, क्योंकि टोटल 5 मीटर है। अब ये 60 है, ये 30 है, तो ये भी 90 है, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसमें बी सी जो है हाइपोटेन्यूज हो गया। तो इस यहाँ से फिर सी ई कितना हो गया, सी ई जो हो गया बी सी कॉस 60। कॉस 60 हमको पता है हाफ है, तो ये 2.5 है, तो 2.5 का हाफ ये 1.25 हो गया यहाँ पर, 1.25 मीटर हो गया। अब सी ई पता चल गया, बी ए डी पता चल गया। अब ये राइट ट्राइंगल देखिए आप, ए डी कुछ भी पॉइंट मान लीजिए एम, और ए डी M2 M1 M2। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइपोटेन्यूज है, इसका प्रोजेक्शन ए एम वन है, तो यहाँ से ए एम वन कितना निकला, ए डी कॉस 60। ए डी पता है 2.5, कॉस 60 हाफ, तो इसका हाफ 2.5 का आधा 1.25, तो ए डी निकल गया, ए सॉरी ए एम वन निकल गया। अब सिमिलरली हमको चाहिए सी एम टू भी सेम प्रिंसिपल, सी ई जो है ये निकला उसका कॉस 60। कॉस 60 मतलब हाफ, इसका हाफ 1.25 का हाफ कितना होता है,
0.625 मीटर। तो हमारे ये सारे परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज आ गए। इस इन सब वैल्यूज को यूज करके हम क्या बोलेंगे, क्या निकालेंगे, सम ऑफ मोमेंट्स अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू जीरो कॉलन। अब आर ए की वजह से मोमेंट जीरो, आर बी की वजह से मोमेंट जो है एंटी क्लॉकवाइज, 10 और 12 इन दोनों की वजह से जो मोमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज। तो क्लॉक सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। ये हम वैल्यूज इक्वेट कर देंगे इसमें। तो आर बी इंटू डिस्टेंस कितना है 5 मीटर बराबर होगा 10 किलो न्यूटन इंटू डिस्टेंस कितना है ए एम वन सवा, प्लस 12 किलो न्यूटन इंटू डिस्टेंस कितना है 0.625 ये और 2.5 ये। तो यहाँ से हमारा आर बी निकल आएगा। आर बी की वैल्यू कितनी आई, 10 किलो न्यूटन अपवर्ड्स। अब टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स। टोटल डाउनवर्ड कितनी है 10 और 12 22, अपवर्ड कितनी है 10, तो अपवर्ड कितनी बच गई 12। अब हमारे सपोर्ट रिएक्शन निकल गए। अब हम एक एक करके इनके मेथड ऑफ जॉइंट से एक एक जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो एक बार थोड़ा सा जगह बनाएंगे हम, बस इतना। तो जॉइंट ए का फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, एक ये फोर्स, एक ये फोर्स, एक ये फोर्स। बहुत सिंपल, ये हम कर भी चुके हैं, दो बार ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ये आर ए है, ये एफ वन है, ये एफ टू है। तो ये इनके डायरेक्शन ऐसे ही होने पड़ेंगे, ये हम 2 बार डिस्कस कर चुके हैं। तो अपवर्ड यहाँ लिखेंगे कि जॉइंट ए, अपवर्ड फोर्स कौन सी है आर ए की वैल्यू कितनी 12। तो 12 इज इक्वल टू एफ वन का वर्टिकल कंपोनेंट कितना साइन 60। तो यहाँ से एफ वन कितना निकला 13.856 किलो न्यूटन। वैल्यू आई पॉजिटिव, वो कर रहा है क्या प्रेस। अब हॉरिजॉन्टल फोर्सेज एफ टू राइटवर्ड इज इक्वल टू लेफ्टवर्ड कितना एफ वन कॉस 60। एफ वन की वैल्यू आ गई कॉस 60 हमको पता है, तो मतलब इसका हाफ हो गया। तो 6.928 किलो न्यूटन। वैल्यू पॉजिटिव है तो हमारा डायरेक्शन इसका मतलब सही है। ये जॉइंट ए की फ्री बॉडी डायग्राम से हमने 2 फोर्सेस कंप्यूट कर ली। फिर हम नेक्स्ट पकड़ेंगे जॉइंट बी। जॉइंट बी का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, एक फोर्स ये, एक फोर्स ये, एक वर्टिकल, एकदम उसका मिरर इमेज बनेगा। तो ये फोर्स नीचे होनी पड़ेगी, ये होनी पड़ेगी, ये एंगल हमको पता है, आर बी पता है। आर बी अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स कितना है एफ थ्री का साइन ऑफ 30। तो यहाँ से एफ थ्री निकल आएगा, वैल्यूज पुट करिए कितना आया 20 किलो न्यूटन। आंसर आया पॉजिटिव, इसका मतलब नेचर हो गया कंप्रेसिव। अब लेफ्टवर्ड फोर्स कितनी एफ फोर, जो कि बराबर होगी राइट वर्ड कितनी एफ थ्री कॉस ऑफ 30, जो कि फिर बराबर होगी 1732 किलो न्यूटन। साइन भी सही है, इसका पॉजिटिव है, इसका मतलब आया टेंसाइल नेचर का। तो जॉइंट बी से हमने ये निकाल लिया। हमारे क्या क्या आ गए एफ वन, एफ टू, एफ थ्री और फोर, तीन, ये तीन बचे हैं 5 6 7। तो इसके लिए हमको 3 जॉइंट और करेंगे। तो इसमें कर लेते हैं। अच्छा, उसके लिए एक बार ये करता हूँ मैं, इस डायग्राम को यहाँ पे भी ले आता हूँ ताकि ईजी हो जाए। अब हम बात करेंगे जॉइंट सी की। जॉइंट सी का फ्री बॉडी डायग्राम बने, कैसे बनेगा, ये एक है, एक फोर्स ऐसे, एक फोर्स ऐसे है। अब हमको एफ टू का नेचर पता है। एफ टू का नेचर क्या आया था यहाँ से टेंसाइल। एफ फोर का कितना आया था वो भी टेंसाइल। तो टेंसाइल फोर्स क्या होती है जो जॉइंट से अवे पुल करती है। ये हमको पता है, ये हमको पता है, ये दो हमको निकालनी है। अब यहाँ पे वर्टिकल, इन दोनों का तो वर्टिकल कंपोनेंट है नहीं। इसका क्या मतलब होगा कि ये जो दो फोर्सेज हैं वो ऑपोजिट, एक उल्टी एक मतलब एक कंप्रेसिव एक टेंसाइल होनी पड़ेगी, तभी उनके वर्टिकल कंपोनेंट जो है बैलेंस करेंगे। तो तो क्या करेंगे, किसको उल्टा सीधा किसको मानेंगे। ये है हमारा एफ सिक्स, सपोज इधर है, एफ फाइव जो है सपोज ऊपर की तरफ है, ठीक है। अब आप इंट्यूशन से भी कर सकते हैं आप, बट चलिए सिंपल उससे करेंगे, रिजॉल्व करके करेंगे। तो ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है, तो ये एंगल 120 भी होगा मतलब। चलिए तो वर्टिकल कंपोनेंट पहले लिखते हैं। तो क्या है एफ सिक्स का साइन ऑफ 60 वर्टिकल डाउनवर्ड कंपोनेंट इज इक्वल टू
अपवर्ड कंपोनेंट, अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड कितना है F5 साइन 60, साइन 60 से साइन 60 कैंसिल हो गया, तो F6 इक्वल टू F5 आ गया यहाँ से। और इनके डायरेक्शन ये एज्यूम किए हुए हैं हमने, तो अभी तक तो लग रहा है कि ठीक ही है। ठीक, अब लेफ्टवर्ड फोर्स इक्वल टू राइटवर्ड फोर्स, तो लेफ्ट में कौन सी फोर्स लग रही है F2, और कौन सी लग रही है माइनस F6 का, सॉरी लेफ्ट में कौन सी लग रही है इस तरफ, हाँ और कोई नहीं लग रही है, तो लेफ्ट फोर्स इक्वल टू राइट फोर्स, राइट फोर्स कौन सी लग रही है F6 कॉस ऑफ 60, फिर प्लस F4 प्लस F5 कॉस 60। अब हमने देखा F5 और 6 जो है बराबर हैं, तो इसकी जगह F5 लिख दूं मैं, F2 और 4 हमारा नोन है, और F6 को F5 से इक्वेट कर दूं, तो हमारी ये जो इक्वेशन है उसमें एक अननोन रह गया F5, वैल्यूज आप पुट करेंगे यहाँ से, आपका F5 निकलेगा कितना 10.392 किलो न्यूटन। तो F5 क्या है, अवे पुल कर रहा है, तो आ गया टेंसाइल, आई थिंक, राइट। कैसे निकलेगा, F2 का मैग्नीट्यूड कितना है, एक्चुअली मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा। F2 का है 6 और F4 का है 17, तो ये इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये एक्चुअली आएगा नेगेटिव, तो जब नेगेटिव आता है तो उसको ऐसे नहीं लिखते हैं। तो इसका मतलब F5 की जो वैल्यू है वो आई है 10.392 किलो न्यूटन। ये इस डायरेक्शन से उल्टा, इस डायरेक्शन से उल्टा क्या बनेगा, कंप्रेसिव। तो चलिए ये भी एक एग्जांपल हो गया कि जिसमें हमारा एज्यूम्ड डायरेक्शन जो है वो गलत है। तो इसका मतलब हम इसका एक बार और डायग्राम बनाएंगे, तो ये फोर्सेस के डायरेक्शन कैसे होंगे, F5 ऐसे होगा और F6 ऐसे होगा, F2 और 4 तो ठीक है। तो इससे क्या पता चला फिर, अब हमारा ये वाला डायग्राम देखेंगे हम, कि क्योंकि इसमें ये सही है, तो यहाँ से F6 कितना आएगा, उसमें मैग्नीट्यूड तो इतना ही आएगा, लेकिन उसका नेचर क्या हो गया, टेंसाइल। ठीक, तो हमारे यहाँ से F5 और 6 भी निकल आए, 1 2 3 4 5 6, अब बचा 7, 7 के लिए हम ये जॉइंट ई पकड़ लेते हैं। जॉइंट ई के का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो कैसे होगा, यहाँ पे एक फोर्स लग रही है, यहाँ पे कुछ लग रहा है, ठीक, ये एंगल हमको पता है 60 डिग्री, ये एंगल पता है 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से, ये ऐसे 90 आ जाता है, ये 90 तो ये भी 90 है। चलिए अज्यूम कर लेते हैं कि ये फोर्स का डायरेक्शन इधर है, कौन सा F7, ये 12 किलो न्यूटन इधर लग रही है। F5 हमको पता चल गया कंप्रेसिव है, कंप्रेसिव क्या करता है, जॉइंट को पुश करता है। तो इसमें एक और बात ध्यान रखने का है कि जब हमको एक फोर्स का नेचर पता चल गया, तो जब हमने ये जॉइंट कंसिडर किया था तो उसका कंप्रेसिव नेचर था, तो वो इस जॉइंट को पुश करेगी। अब यही फोर्स जब हम यहाँ इस सेक्शन में देख रहे हैं, इस जॉइंट को कंसिडर करते हुए, तो इस जॉइंट को भी वो पुश ही करेगी। ऐसा मत सोचिएगा कि भाई वो पुश कर रही थी सी को तो यहाँ पे पुल करेगी, नहीं, क्योंकि ये एक इंटरनल फोर्स डेवलप हुई है। तो अगर एक बार है उसमें, अगर एक अंदर से कोई ताकत, कोई एक रेशा है, सपोज एक पार्टिकल है, उसको इधर खींच रहा है, तो उसके इक्वल एंड ऑपोजिट इधर फोर्स लगना ही पड़ेगा, तभी ये इक्विलिब्रियम में रहेगा ये पार्टिकल, राइट। इसीलिए जब आप इस जॉइंट को कंसिडर करेंगे तो आप ये बोलेंगे कि इस जॉइंट को भी ये पुश ही कर रहा है, कंप्रेस ही कर रहा है। ऐसा मत सोचिएगा कि हमने जब जॉइंट सी के लिए सॉल्व किया था तो वो फोर्स जो है नीचे की तरफ थी, तो इसलिए अब जब इसको कंसिडर कर रहे हैं तो नीचे की तरफ होगी, ठीक है, वो गलत हुआ। ठीक है, चलिए तो ये कंप्रेसिव नेचर का फोर्स हो गया, ये हमको पता था। अब F3 वो भी हमको पता है वो क्या है, तो पीछे जाके देख लेते हैं। F3 जो है ये रहा, वो भी कंप्रेसिव नेचर का 20 किलो न्यूटन फोर्स है, तो कंप्रेसिव है तो वो भी इस जॉइंट को पुश ही करेगा। ठीक है, चलिए फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिजॉल्व कर लेते हैं सारे फोर्सेस के इस जॉइंट पे। तो F7 ये क्या बात कर रहे हैं हम, F7 अगर कंप्रेसिव है तो F7 प्लस 12 cos 60 बराबर होगा F3 के। अब हमने इसमें रेफरेंस एक्सिस क्या लिया है, यही मेंबर वाला लिया है, तो F3 अपवर्ड, ये जो अपवर्ड फोर्स है ये बराबर होगा डाउनवर्ड फोर्सेस के, तो F3 अपवर्ड फोर्स है वो बराबर है F7 डाउनवर्ड फोर्स के, प्लस ये 12 किलो न्यूटन इसका, अब ये तो 90 डिग्री पे है तो इस फोर्स का इस लाइन में कोई कंपोनेंट नहीं होगा, ये 12 किलो न्यूटन का कंपोनेंट होगा। किधर होगा, अगर हम इस 12 किलो न्यूटन को रिजॉल्व करें इस डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा तो कितना होगा, ये 60 डिग्री है तो 60 डिग्री से होगा,
तो cos 60, तो यहाँ से F3 की वैल्यू पता है, cos 60 और ये सब पता है, तो यहाँ से हमारा F7 निकल के आएगा 14 किलो न्यूटन। पॉजिटिव आंसर आया है, तो जॉइंट को पुश कर रहा है, तो वो हो गया कंप्रेसिव नेचर का। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा मेथड ऑफ जॉइंट्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्या है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स भी लगी है, तो यही दिया हुआ है कि यहाँ 12 किलो न्यूटन लगा है, एक यहाँ 18 किलो न्यूटन डाउनवर्ड लगा है, तो सारे मेंबर्स में हमको फोर्सेस निकालने हैं। ठीक है, तो इनके नाम दे देते हैं, तो इजी हो जाएगा। 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले रिएक्शन निकालने हैं। रिएक्शन निकालने के लिए अब इसमें एक और बात है, देखिए एक हॉरिजॉन्टल अगर कंपोनेंट इधर लगा है तो एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी डेवलप होगा ही, तभी ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहेगा। हमने हमेशा देखा है कि अभी तक जो एग्जांपल थे उसमें वर्टिकल लोडिंग लग रही थी, तो वर्टिकल लोडिंग को इक्वेट करने के लिए वो रिएक्शन सपोर्ट रिएक्शन से ही इक्वल हो जा रही थी, तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं आ रहा था। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स लगी है, तो एक इसके इक्वल एंड ऑपोजिट 12 किलो न्यूटन का फोर्स लगना पड़ेगा, तभी ये फ्रेम जो है स्टैटिक रहेगा, नहीं तो ये उस डायरेक्शन में चलने लगेगा, पुश हो जाएगा। राइट, चलिए फिर तो अब ये देखिए यहाँ पे ये सपोर्ट ये काम आता है, रोलर सपोर्ट है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं लगेगा। राइट, क्योंकि ये स्लाइड कर जाएगा, स्लाइड कर गया तो मतलब जीरो फोर्स हो गया, जीरो रिएक्शन हो गया। मतलब ये जो चक्के हैं ये इस ट्रस को रोक नहीं पाएंगे, इसको रिएक्शन या एक इक्वल एंड ऑपोजिट ऐसे धक्का नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये तो पहिए लगे हुए हैं तो फिसल जाएंगे। इसलिए जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है वो एक फिक्स सपोर्ट पे या हिंज सपोर्ट पे डेवलप होगा। तो चलिए अब इनकी वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे मोमेंट्स लेने के लिए, तो 12 किलो न्यूटन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको इस पॉइंट से पता ही है, तो इसका ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेज लगाएंगे। ये 12 किलो न्यूटन हम ज्यूम कर लेते हैं यहाँ लग रहा है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, इसकी वैल्यू हमको दी हुई है 1.5 मीटर। ये 18 किलो न्यूटन, इसकी परपेंडिकुलर सॉरी हाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है 2 न्यूटन सॉरी 2 मीटर। तो सम ऑफ मोमेंट्स अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0 बोलेंगे, तो आर बी की वजह से जो मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, उसको फिर हम इक्वेट कर देंगे दूसरे के इक्वल, तो आर बी इंटू डिस्टेंस कितना है 2 + 2 4 मीटर, ये इक्वल होगा, ये 18 किलो न्यूटन की वजह से मोमेंट इधर जनरेट होगा और ये 12 किलो न्यूटन की वजह से भी मोमेंट ऐसे ही जनरेट होगा। राइट, इसको ऐसे पुश करेगा ये। तो अ, ये कितना हो गया, 12 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना 1.5 प्लस ये 18 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना 2, यहाँ से हमारा आर बी निकलाएगा। आर बी कितना आ गया 13.5 किलो न्यूटन अपवर्ड। अब आर बी निकला तो आर ए हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल फोर्सेज और कितने लग रही है 18 नीचे लग रही है, 13.5 ऊपर लग रही है, तो आर ए जो है वो बची हुई लगेगी 18 माइनस 13.5, तो ये कितना हो गया 4.5। ये भी अपवर्ड। अब एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट ए एच ए, ये भी ये कितना हो जाएगा 12 किलो न्यूटन, क्योंकि हमको ये भी इक्वेट करना है सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0। इस इक्विलिब्रियम कंडीशन से 12 किलोमीटर राइट वर्ड है तो लेफ्ट वर्ड भी 12 किलो न्यूटन होगा, तो ये हो गया लेफ्ट, इसका क्या डायरेक्शन इसे दे सकते हैं। तो हमने सपोर्ट रिएक्शन निकाल लिए, उसके बाद तो बहुत सिंपल है, एक एक जॉइंट पकड़ना, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और सॉल्व कर देंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन से। अब उसके लिए हमको ये थीटा निकालना पड़ेगा, तभी तो हम ये जो F1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट है ये सब कंप्यूट कर पाएंगे। तो देखिए अभी इस राइट एंगल ट्राइंगल ए डी सी में देखिए डी सी जो है परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब tan थीटा कितना है 1.5/2, तो ये tan थीटा की वैल्यू भी हम ऐसे रखेंगे, tan थीटा तो काम आता नहीं, हमारे काम आते हैं साइन और कॉस थीटा। तो साइन थीटा कितना होता है, ये अब ये हमारा जो ट्राइंगल था उससे याद करिए, ये एच है ये परपेंडिकुलर है, तो एच साइन थीटा इज इक्वल टू पी है, तो साइन थीटा कितना हो गया एच अपॉन पी, तो वो हो गया सी डी अपॉन बी डी, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1.5 इस ट्राइंगल से भी ले सकते हैं इस ट्राइंगल से भी ले सकते हैं, बराबर ही बात है, इसकी वैल्यू आ गई 0.8। सिमिलरली कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 0.6। ये वैल्यूज हम ऐसे चीज यूज कर लेंगे, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ थीटा एंड देन यूजिंग अ कैलकुलेटर टू फाइंड साइन थीटा, हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे। तो इसके बाद बहुत इजी है, इसके लिए हमको चाहिए सपोज जॉइंट ए का फ्री बॉडी डायग्राम, तो वो कैसे बनेगा, एक फोर्स इधर लग रही है, एक वर्टिकल अपवर्ड लग रही है, एक अज्यूम कर लेते हैं इधर है, एक अज्यूम कर लेते हैं ये ऐसे डाउनवर्ड है, इसकी वैल्यू है F1, इसकी वैल्यू है F2, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को पता है। तो पहले वर्टिकल फोर्स की बात कर लेते हैं। वर्टिकल फोर्स में F1
साइन ऑफ थीटा डाउनवर्ड इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स आर ए। हमको आर ए पता है, साइन थीटा पता है, यहाँ से F1 निकल आएगा, जिसकी वैल्यू आ गई 7.5 किलो न्यूटन। डायरेक्शन हमने सही लिया है, तो सॉरी पॉजिटिव आंसर आया, इसका मतलब डायरेक्शन सही अज्यूम किया है, तो इसका मतलब कंप्रेसिव फोर्स हो गया। अब बात करते हैं F2 की। तो F2 राइटवर्ड फोर्स इज इक्वल टू लेफ्टवर्ड फोर्सेज। लेफ्टवर्ड फोर्सेज दो हैं, एक HA है और एक कौन सी है, F1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस थीटा। HA पता है, F1 अभी हमने कंप्यूट कर लिया, कॉस थीटा हमको पता है, वैल्यूज पुट करके यहाँ आंसर आएगा 18 किलो न्यूटन। तो आंसर पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब ये डायरेक्शन सही है, इसका मतलब ये टेंसाइल नेचर का हो गया। अब बात करते हैं जॉइंट सी की। जॉइंट सी का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे एक 18 किलो न्यूटन इधर लग रहा है। अब देखिए F2 जो है टेंसाइल है, टेंसाइल तो इधर ही लगेगा। ये वाला भी अज्यूम कर लेते हैं, टेंसाइल होना ही पड़ेगा क्योंकि इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और है नहीं ना। तो ये नीचे है, तो ये भी एक ऊपर अज्यूम कर लेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। ये है हमारी F4, ये हमको पता ही 18, ऊपर वाली कितनी है F3। अब ये देखिए इन फोर्सेस के आप दूसरे दूसरे डायरेक्शन में कंपोनेंट तो है नहीं, तो इसका मतलब F2 जो है F4 के बराबर होगा, होना ही पड़ेगा। और F3 जो है वो ये 18 के बराबर होना पड़ेगा। अब अवे पुल कर रहा है तो ये टेंसाइल हो गया, और F2 हमको पता ही था, तो F4 जो है वो कितना हो गया, 18 हो गया, वो भी अवे पुल कर रहा है तो वो भी टेंसाइल हो गया। काफी खराब हैंड राइटिंग आ रहा है आज मेरा, प्लीज एक्सक्यूज। ठीक है, तो F2 4 1 1 2 4 हमने सॉल्व कर लिए, अब बचा, और 5 भी कर लिया होना चाहिए। नहीं, 1 2 4 एंड 3, 1 2 3 4 हमने सॉल्व किए हैं। हाँ 1 2 3 4 कर लिया, 5 बचा, 5 के लिए अब हम ज्वाइंट ए, क्या बोल रहा हूँ, लास्ट ज्वाइंट पकड़ लेंगे। ज्वाइंट बी का फ्री बॉडी डायग्राम, ये तो हमने कई बार कर लिया है। ऐसे है, यहाँ रिएक्शन है। F4 जो है देखिए टेंसाइल नेचर का है, टेंसाइल नेचर का है तो वो इस जॉइंट को भी पुल करेगा, इस जॉइंट को पुल करेगा, तो ये वाला पुश करना ही पड़ेगा, तभी इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स बैलेंस होंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, तो अपवर्ड फोर्स आर बी इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स है F5 का साइन थीटा कंपोनेंट। अब हमको आर बी पता है, साइन थीटा पता है, तो यहाँ से F5 निकल जाएगा, वो आता है हमारा 22.5 किलो न्यूटन कंप्रेसिव। चलिए अब यही स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मेथड ऑफ सेक्शंस की, उसको भी हम न्यूमेरिकल्स के माध्यम से ही समझेंगे, तो ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। अगर आपके कोई भी डाउट कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके बताइए, अगर आपको न्यूमेरिकल मेरे से सॉल्व कराना चाहते हैं इस वीडियो सीरीज में तो आप वो भी मेरे को कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, बाय।